हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए अनदर वीडियो लेकर आई हूँ जो रिसेंट पेपर है DSSS के उसके जीके और जीएस का जो सोल्यूशन हम करेंगे। ये जो आपका पेपर है ना, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का हुआ था एग्जाम, उसमें से पार्ट 1 है ये आप लोगों का जीके जीएस का। उसके बाद सेकंड पार्ट भी मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट assemblies in India adopted the SC/ST Prevention the Transfer of Certain Lands Amendment Bill in July 2023, which seek to impose a time limit on stopping the transfer of land given to SC/ST communities। इसमें है कि भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा ने जुलाई 2023 में SC/ST कुछ भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम संशोधन विधेयक को अपनाया, जो SC/ST समुदाय को दी गई भूमि के हस्तांतरण को रोकने पर समय सीमा लगाने का प्रयास करता है। तो ये आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा कि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग, असम था, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है ना, जिसने अमेंडमेंट किया वो कर्नाटक का है, इन्होंने करा है। देन इसके बाद है क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मई 2023 में पानी के भीतर संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों के साथ साझेदारी की? रिसर्चर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट पार्टनर विद scientists from the Defense Research and Development Organization DRDO in May 2023 to develop sensor technology for under communication। तो ये इसमें आपको बताना है कि DRDO ने किसके साथ अपना ये क्या किया था, किस संगठन के साथ DRDO ने किया है, किस IIT के साथ उसने बनाया है कि हम जो वाटर है ना उसके अंदर भी जाके संचार मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली या IIT मद्रास। तो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट होती है ना, मोस्टली आप लोग अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, ये भी करंट अफेयर का ही है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो मोस्टली बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादातर IIT मद्रास के साथ ही DRDO करता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका IIT मद्रास है। करंट अफेयर है, अगर आप डेली बेसिस पे किसी का देखते हैं तो वो आपको 2023 से 2024 का जो चल रहा है ना उसमें रिवीजन करवाते रहते हैं, तो इजी पड़ जाता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं ना वो लोग काफ़ी सालों का भी रिवीजन आपको साथ साथ करवाते रहते हैं, इवन 1-2 साल का तो करवाते ही हैं। तो मस्ट है ऐसे चैनल से पढ़िएगा करंट अफेयर, जहां आप लोगों को रिवीजन भी साथ में वो करवाते हो चैनल वाले। करंट अफेयर में बहुत से चैनल अच्छे हैं जो आपको करंट अफेयर की जो रिलेटेड फैक्ट है ना वो भी बताएंगे, और उसके साथ साथ जो उससे आगे या पीछे जो कितने कर रखी है अच्छी चीज़ें, उससे रिलेटेड पॉइंट भी वो बताते ही बताते हैं। तो इससे करंट अफेयर सारे कवर हो जाते हैं, जो 6 से 7 क्वेश्चंस DSSS भी पूछता है तो उससे कवर हो जाते हैं। ये 2023 का है, बट इसका आंसर मुझे आज भी पता है, मैंने जब पढ़ा था। देन है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली क्षेत्रों में स्वदेशी समुदायों द्वारा कौन सी जनजातीय भाषा बोली जाती है? तो ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है। कनिकरण, आओ, उर्ली या टोडा। तो जो कन्याकुमारी तमिलनाडु का कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली है ना, उसके जो समुदाय है ना वो कनिकरण लैंग्वेज को भाषा जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कनिकर नाम की जो आदिवासी रहते हैं, कनिकर नाम के
लोग रहते हैं तो उन्हीं की आदिवासी की जनजाति के नाम पे इनकी भाषा का भी नाम आपका लैंग्वेज का पड़ गया है कनिकरण। ये यहाँ तमिलनाडु के साथ-साथ जो केरल का तिरुवनंतपुरम है ना, जो केरल की राजधानी, वहाँ और कोल्लम जिले में भी बोली जाती है। और इसी भाषा को ना तमिलनाडु में मलम भाषा और साथ में यह पहाड़ी भाषा भी कहा जाता है। इसी भाषा को पहाड़ी भाषा, ये दो दूसरे नाम से भी कनिकरण लैंग्वेज को बोला जाता है। इसके बाद जो आओ है ना, ये नागालैंड में आओ जनजाति जो रहती है ना, उनकी बोली है। आप लिख सकते हैं इसको, नागालैंड वाले, जो नागालैंड स्टेट है ना, वहाँ पे बोली जाती है नागालैंड। इसके बाद उरली जो है ना, उरली केरल और तमिलनाडु दोनों में ही बोली जाती है। और उरली नाम की जनजाति दोनों ही केरल और तमिलनाडु दोनों ही स्टेट में थोड़े बहुत लोग रहते हैं, तो वहाँ की ही है ये भाषा उरली। और उसके बाद जो डोडा है ना, ये जो तमिलनाडु की नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे ये जनजाति निवास करती है और उनकी भाषा भी क्या है, टोडा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है डोडा जनजाति, तो ये नीलगिरी में है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में ये जनजाति रहती है, तो वहाँ पे ये उनकी लैंग्वेज भी है। इसके बाद है, और इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, अगर आप डेली भी आप पे करंट अफेयर देखते हैं ना, तो उससे भी कवर हो जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, तो रिवीजन होती रहती है स्टेट लैंग्वेजेस और उनकी जो ट्राइब्स होती हैं उनके बारे में पता चलता रहता है हमें। इसके बाद है हिम तेंदुआ पैंथरा अंसिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? शेड्यूल 4 है आपका, शेड्यूल 2 सेकंड या थर्ड, शेड्यूल थर्ड या शेड्यूल 1। तो जो आपके एनिमल्स होते हैं ना, कोई से भी हो, उनके लिए ना अलग अलग तरीके की शेड्यूल्स बनाए गए हैं, मतलब सूची बनाई गई है 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से। और उनमें ना कुछ अलग अलग बातें, जैसे हमारी 12 शेड्यूल्स है ना, उसी तरीके से इन एनिमल्स के लिए बनाई गई है। और ये जो आपके तेंदुआ है ना, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड, ये बहुत ज़्यादा ना क्या हुआ था कि डाटा मिला था कि ये क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा क्या है, प्रोटेक्शन की नीड है कि कोई इनको इनका शिकार ना करे। इनकी जो संख्या है उसको क्या करा जाए, इंक्रीज़ किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना शेड्यूल नंबर जो 1 है ना, उसमें इसको शामिल किया जाता है। जो शेड्यूल 1 है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं एनिमल्स के लिए प्रोटेक्शन होती है जिनका पता चलता है कि उनका डाटा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो क्या होंगे, सारे ख़त्म हो जाएँगे और हमारे पृथ्वी पर नहीं रह जाएँगे। तो ऐसे ही एनिमल्स को शेड्यूल 1 में डाला जाता है। और अगर कोई इनको मारता है तो इन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से पनिशमेंट या उनको कोर्ट केस जो चलते हैं बहुत सारे, देखा भी होगा आप लोगों ने, तो वो सारे प्रोसेस अपनाए जाते हैं। इसी तरीके से ये तीनों भी हैं, इनमें छोटे-मोटे शामिल किए जाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू इनकी जो भी क्राइटेरिया उन लोगों ने रख रखा है, वैसे-वैसे इन सूचियों में शामिल किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका, वेयर इन इंडिया इज द फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लोकेटेड? भारत में पहला रात्रिकालीन स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थित है? तो ये रात्रि जो सर्किट है ना आपका, ये नागपुर, चेन्नई या पटना, गोवा, कहाँ पे बनाया गया? तो ये चेन्नई में बनाया गया है। और इसकी जो लेंथ है ना, वो भी याद रखना, 23.5 किलोमीटर है। बहुत बार ना क्वेश्चंस में इसकी लेंथ पूछी गई है। कहाँ बनाया गया? तो चेन्नई में बनाया गया है। ये भी बहुत पुराना करंट अफेयर है, लेकिन आपके 2025 में ही अभी पेपर जो हुआ है उसमें पूछा गया है।
इसके बाद है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में क्षेत्रीय भाषा केंद्र स्थित नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज द रीजनल लैंग्वेज सेंटर नॉट लोकेटेड? तो ये जो रीजनल लैंग्वेज सेंटर्ड है ना, इसकी जो ब्रांचेस है कह लो, या आप लोग सिटीज में कौन कौन से सिटीज में, तो ये 7 सिटीज में है, 7 में है, इसकी 7 है। एक तो आपका हो जाएगा, पहले वो ऑप्शन देख लेते हैं। मैसूर में है, गुवाहाटी में भी है, आपका पटियाला में है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नहीं है ना, तो ये करनाल में नहीं है। 3 तो ये हो गए, मैसूर, गुवाहाटी और पटियाला में इसके हैं। इसके बाद भुवनेश्वर में आपका है, पुणे में, लखनऊ में और सोलन में आपके 7 जगह पे ये पड़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट। इसके अलावा पुणे, आप लोग भी नोट डाउन कर लेना अगर करते हो। पुणे हो गया, सोलन हो गया, इसके बाद जो आपका है लखनऊ, लखनऊ के बाद है आपका भुवनेश्वर, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। भुवनेश्वर। तो ये 7 जो हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 के 7 जहाँ पे हैं, ये सारी लैंग्वेज आपके लैंग्वेज रीजन जो सेंटर है यहाँ यहाँ पढ़ते हैं। ये वैसे भी हमें जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इसके बाद आपका है, अगस्त 2023 में भारत के किस शहर में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली पहली व्यावसायिक इमारत का उद्घाटन किया गया है? In which city of India was the first commercial building using 3D printing technology inaugurated in August 2023? तो ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ना, इसको 3D पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। मतलब इसका अनदर एक बोला जाता है कि 3D पोस्ट ऑफिस, 3D पोस्ट ऑफिस। तो ये भी बहुत रहा था करंट अफेयर में, बहुत 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 ज़्यादा रहा था। तो कहाँ पे करा गया इनोग्रेट, वो पूछा गया, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद। तो आप लोगों को पता है जो हमारी टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे है, बेंगलोर में। तो इसका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है आप लोगों का। इसके बाद है, सौंदर्य भारत की किस क्षेत्रीय भाषा की पहली एआई न्यूज एंकर है? सौंदर्य इज द फर्स्ट एआई न्यूज एंकर ऑफ विच रीजनल लैंग्वेज इन इंडिया? हिंदी, कन्नड़, तेलुगु या बंगाली? तो आपके जो अभी ना एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और करंट अफेयर में बहुत बहुत पूछा जा रहा है। इवन आज का जो पेपर मैंने लिया है ना, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे अभी तक मैं 7 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ करंट अफेयर से, इस वाले क्वेश्चन को लेकर। तो ये सौंदर्या नाम की एआई जो न्यूज एंकर है, कौन से लैंग्वेज से रिलेटेड है आपकी? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर 2 कन्नड़ से है रिलेटेड। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था ना, वो न्यूज चैनल का नाम है पावर टीवी। ये पावर टीवी नाम का चैनल है जिसने इंट्रोड्यूस किया था सौंदर्या एआई न्यूज एंकर को। कई बार ये चैनल का नाम पूछ लेते हैं, कई बार वो एआई का नाम देके पूछ लेते हैं कौन सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो आप लोग बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय त्योहार है जो पूरे भारत में सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल सेलिब्रेटेड इन सितंबर और अक्टूबर अक्रॉस इंडिया? तो आपका यहाँ पे पता है, सितंबर और अक्टूबर देखते ही आप लोगों को समझ आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल की बात करिए, वेस्ट बंगाल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? दुर्गा पूजा, बैसागु, बिहू या पोइला वैसाख? तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कौन सा मनाया जाता है, दुर्गा पूजा
हमारे यहाँ पे दिल्ली साइड में या यूपी बिहार में नवरात्रे जो होते हैं वो मनाए जाते हैं। तो आप लोगों का दुर्गा पूजा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद जो आपका ये बैसागु है ना, बैसागु फेस्टिवल जो आपका है असम का है, असम में मनाया जाता है। और बिहू भी कहाँ है, असम में ही मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल भी असम का है, लेकिन बहुत सारे बिहू मनाए जाते हैं। एक होता है भोग बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू, 3 तरीके के हैं। भो भोग बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। और पोइला वैशाख जो है ना, ये आपका नाम से ही समझ आ रहा होगा, वेस्ट बंगाल का ही है, बंगाली लोग मनाते हैं। और ये सितंबर में ना मना के अप्रैल में मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उभयचरों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। उभयचर आपको पता है एम्बियंस होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, उन्हें हम उभयचर कहते हैं। तो इसके संरक्षण संत के रूप में किसे जाना जाता है, गणेश नागराजू, रामेश्वर नाथ कोल, सत्यभामा दास बीजू या आलोक भट्टाचार्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना आपका, वो हो जाएगा आपका सत्य भावा दास बीजू को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया था, मेढक मेढक होते हैं ना, फ्रॉग, एक तरीके से इनको फ्रॉगमैन भी एक बार कहा जाता है। तो आप लोग देख लेना, ये इन्होंने इनकी बात करी थी कि जो उभयचर होते हैं उनको क्या करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। इसके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा थे ये, तो इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप लोगों की आज की क्लास रही थी, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता देना। और कोई भी क्वेश्चन हो ना, कुछ पूछना आप लोगों को, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की रिप्लाई ज़रूर दूंगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।